अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल ऑडिटर वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिटर, राइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, होपफुली आप एंड ऑफ द वीडियो के बाद जान लेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपनी स्ट्रक्चर। देखें, कंपनी में इन्वेस्ट शेयर होल्डर्स करते हैं, राइट। अब क्योंकि शेयर होल्डर्स हज़ारों की तादाद में होते हैं और कंपनी की डिसीजन मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल नहीं कर सकती, इसलिए उन शेयर होल्डर्स में से कुछ बड़े शेयर होल्डर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, जो कि कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डिसीशंस हैं वो लेते हैं, राइट। जैसे बोनस देना एम्प्लॉइज़ को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देना, कंपनी के फिक्स एसेट्स खरीदने हैं उनको अप्रूवल देना, सो एंड सो डिसीशंस, राइट। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद शेयर होल्डर्स ही होते हैं, वो सेठ लोग होते हैं, उन्हें बिज़नेस कैसे रन करना है उन्हें नहीं पता, इसलिए बिज़नेस को चलाने के लिए दे अपॉइंट मैनेजमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स को अपॉइंट किया जाता है, एचआर का हेड, सेल्स का हेड, अकाउंट्स का हेड, फाइनेंस का हेड, सो एंड सो, इन द एंड एम्प्लॉयज़, राइट। यानी कि इस तरह कंपनी एक स्ट्रक्चर में आती है। और अब हम समझते हैं कि आखिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर की ज़रूरत क्या है। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि कंपनी को रन करते हैं, वो डिसीशंस लेते हैं, तो अब शेयर होल्डर्स को उन्हें अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होती है, राइट। तो अब परफॉर्मेंस शो करनी है, वो मैनिपुलेटेड परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स नहीं जानते अकाउंटिंग डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन्हें चाहिए एक थर्ड पार्टी यानी कि ऑडिटर, जो कि उन्हें ये अश्योरेंस दे, गारंटी दे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रिपेयर करके दिए हैं अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, वो ठीक ठाक बने हुए हैं, वो एज़ पर दी IFRS बने हुए हैं, वो एज़ पर द अकाउंटिंग रूल्स और स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्री के मुताबिक बने हुए हैं, राइट। वो फेयर एंड ट्रू प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपनी आंखें खोल के रखनी होती हैं बिज़नेस को रन करने के लिए, राइट। क्योंकि उन्होंने भागदौड़ बिज़नेस की मैनेजमेंट के हाथों में दी हुई होती है, उन्हें इंटरनल ऑडिटर की ज़रूरत होती है, यानी कि कंपनी के अंदर एक ऐसा ऑडिटर जो कि एम्प्लॉय के तौर पे काम करता है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आंखें होती हैं, यानी कि वो सुपरवाइज़ करता है मैनेजमेंट को कि क्या मैनेजमेंट सही से काम कर रही है। बिकॉज़ मैनेजमेंट को बिज़नेस को रन करने के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लगाया है, लेकिन उनके काम को कौन एवेल्युएट करेगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद तो सेठ लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता, तो उन्हें भी उनकी एवेल्युएशन करने के लिए इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट चाहिए होता है, राइट। तो जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एवेल्युएशन शेयर होल्डर्स थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटर करते हैं, इसी तरह मैनेजमेंट की एवेल्युएशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो थ्रू इंटरनल ऑडिटर करते हैं, राइट। तो ये कंपनी स्ट्रक्चर ही है जिसकी वजह से हमें इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर की ज़रूरत पेश आई है, राइट। अब हम एक एक डिफरेंस को जानते हैं।
सबसे पहले अपॉइंटमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स को एवेल्यूएट करना होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, क्या वो ठीक ठाक है या नहीं है। यानी कि अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं किसकी, एक्सटर्नल ऑडिटर की। अब यहाँ पर मज़ीद आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, जब न्यू कंपनी बनती है तो वहाँ पर सिर्फ डायरेक्टर्स होते हैं, तो वही उन्हें अपॉइंट करते हैं। फिर जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तो सब्सिक्वेंट शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर को। अब क्यों फर्स्ट ऑडिटर को डायरेक्टर्स करते हैं अपॉइंट, क्योंकि जब कंपनी न्यू बनती है तो शेयर होल्डर्स बहुत कम होते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो बहुत सारे लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि बहुत बड़ी नंबर में शेयर होल्डर्स ग्रो होते हैं जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, बिकॉज उस कंपनी की परफॉर्मेंस आवाम के सामने आती है, वो उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, राइट। तो यानी कि कंपनी जैसे ग्रो करती है शेयर होल्डर्स भी ग्रो करते हैं, और उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में चली जाती है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर को, ऑडिटर को। अब हम आ जाते हैं इंटरनल ऑडिटर के पास। इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सुपरवाइज करने के लिए मैनेजमेंट को, कि जो मैनेजमेंट काम कर रही है क्या वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही, उसकी सुपरवाइज करने के लिए इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, राइट। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स की जानिब से, जबकि इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। सेकंड डिफरेंस है रिपोर्टिंग का। अब जिसने अपॉइंट किया है उसी को रिपोर्ट भी करना है। अगरचे एक्सटर्नल ऑडिटर को शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उसे ट्रू वे में बताएं, इसीलिए शेयर होल्डर्स को ही आप रिपोर्ट करते हो एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, जबकि इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रही है, उसे मैनेजमेंट को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया जाए, राइट। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ कि एक्सटर्नल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट में शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शेयर होल्डर्स ही को रिपोर्ट किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट में ही आप शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि बाय लॉ आप पे जो ऑडिट रखी गई है, लाजिम की गई है कंपनीज़ के ऊपर कि आपने एवरी ईयर अपनी कंपनी का ऑडिट कराना है, उसमें शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, उसी ही शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना होता है। लेकिन स्पेशल ऑडिट्स भी होती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो कि 3 मिलियन से उनका शेयर कैपिटल कम होता है, उन्हें कोई बाय लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो ऑडिट करवाएं। अब अगर इन्वेस्टर कोई उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ख़रीदना चाहता है तो अब वो चाहता है कि उस कंपनी का भी ऑडिट कराया जा सके। अब ये इन्वेस्टर की मर्ज़ी है, यहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टर ने अपॉइंट किया है तो आपने रिपोर्ट भी इन्वेस्टर को ही करना है। इसी तरीके से बैंक्स को लोन देना होता है कंपनीज़ को, तो अगर बैंक्स चाहती हैं कि मैं इस कंपनी के किसी एस्पेक्ट का ऑडिट करवाऊं ताकि मैं इनको लोन दूं या नहीं दूं इसकी इवैल्यूएशन कर सकूं, तो अब आपने बैंक को ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि आपका अपॉइंटर भी बैंक है और आपने रिपोर्ट भी बैंक को करना है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा जो है वो शेयर होल्डर्स को ही रिपोर्ट करते हैं एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, मगर जनरली हम शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट ऑडिट है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो हर कंपनी को करवानी है बाय लॉ।
कि रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हमें शेयर होल्डर्स को ही रिपोर्ट करना होता है, जबकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही असिस्ट करता है, मैनेजमेंट के ऊपर नज़र रखता है, तो अब वो रिपोर्ट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही करेंगी। थर्ड डिफरेंस है इंडिपेंडेंस का। देखिए, एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है क्लाइंट से या कंपनी से, जिसका वो ऑडिट कर रहा है उसका उससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता, ना पर्सनल ताल्लुक़ है किसी एम्प्लॉय से, ना डायरेक्टर से, ना ही फाइनेंशियल कोई स्टेक है, ना उसने उस कंपनी में शेयर्स खरीदे हों या फिर ना उस कंपनी से उसने ना लोन लिया हो, ना ही वो एम्प्लॉय हो उस कंपनी का, यानी कि किसी भी नौइयत का कोई रिश्ता उस कंपनी के साथ नहीं होता, राइट। ना किसी से दोस्ती यारी हो, ना किसी से बिजनेस हो, राइट, ना ही उसके कोई फैमिली मेम्बर्स उसमें काम करते हों, किसी भी तरह से वो डिपेंडेंट नहीं होता उस क्लाइंट की कंपनी से जिसमें वो ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुआ होता है। जबकि इंटरनल ऑडिटर डिपेंडेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसे अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसे निकाल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसकी सैलरीज भी अपॉइंट करते हैं, राइट। मगर मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी जो ऑडिट कमेटी है उसको इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करता है, वही ऑडिट कमेटी उसे अपॉइंट करती है, वही ऑडिट कमेटी इसकी सैलरी को भी डिटरमिन करती है, राइट। तो पर्टिकुलरली अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी बात करें तो उसमें भी ऑडिट कमेटी इम्पॉर्टेंट है जो इंटरनल ऑडिटर को देखती है। चौथा डिफरेंस है क्वालिफिकेशन का, सबसे मेजर डिफरेंस है। देखिए, एक्सटर्नल ऑडिटर को बाय लॉ ने कहा है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए अगरचे उसे ऑडिट करना है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, चाहे वो लिस्टेड हो या नहीं हो, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जिसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा है तो उसके लिए भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी है, ये क्वालिफ़िकेशन नेसेसरी है आपके लिए। हाउएवर ICA में भी आप कर सकते हैं अगर आपने ऑडिट करना है, मगर सिर्फ उस कंपनी का जहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और उसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, राइट। अगर आपने ICA में किया हुआ है तब भी आप ऑडिटर बन सकते हैं, मगर सिर्फ उन कंपनीज़ का जिन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ का स्टेटस लिया हो और उनकी शेयर कैपिटल की जो रेंज है वो 3 मिलियन से कम हो। जबकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो किसी भी नौइयत की क्वालिफ़िकेशन की उसको ज़रूरत नहीं है, राइट। वो BBA भी हो सकता है, BCom भी हो सकता है, बाय लॉ उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो इस लेवल की क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक ही आप रख सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं रख सकते। इंटरनल ऑडिटर किसी भी नौइयत का क्वालिफायर हो उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ, मगर लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है, यानी कि गवर्नेंस का जो कोड है वो उनके ऊपर लागू होता है और उसका जो है वो रिक्वायरमेंट है कि आपने इंटरनल ऑडिटर को भी CA और ICA में ही रखना है, राइट। अगर जो आप लिस्टेड नहीं हैं तो आप किसी भी बंदे को रख सकते हैं इंटरनल ऑडिटर, ऑब्वियस सी बात है उसको काम आना चाहिए एटलीस्ट, राइट। आप काम सिखाएं, उन्हें एक्सपीरियंस दें, उसके बाद आपको वो काम करके दे सकता है, राइट। मगर उसके लिए क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है उसके लिए ये लाजिम है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो। फाइनली, स्कोप ऑफ वर्क में डिफरेंस है।
देखिए, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर दोनों ही का काम सेम है, मगर इंटरनल ऑडिटर की एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि वो मज़ीद करता है एज एन इंटरनल ऑडिटर। वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं? लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस। जितने भी लॉज कंपनी पर लागू होते हैं उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करना एक इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ताकि कोई ऐसी लॉ ना रह जाए जिसको कंपनी ने कंप्लाई ना किया हो, क्योंकि कल को आपके ऊपर पेनल्टीज़ लग सकती हैं, लाइसेंस आपका कैंसिल हो सकता है। इसीलिए लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस करवाना इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है। सेकेंडली, ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के ऊपर नज़र रखना, तो ये इंटरनल ऑडिटर का ही काम है कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं बिज़नेस में, जैसे हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वो ये ज़रूर इंश्योर करेगा कि जो हायरिंग हो रही है वो मेरिट बेस पे हो। ऐसा ना हो कि सिफारशी जो है वो लोगों को रखा जा रहा है, किसी को मैनेजमेंट ने अपने रिश्तेदार को रख लिया या किसी की सिफारिश लगा दी और वो बंदा हायर हो गया, या फिर लोग काम पे टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इन सारी एक्टिविटीज़ को देखना जिम्मेदारी है इंटरनल ऑडिटर की, और फिर वो रिपोर्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, स्पेशली ऑडिट कमेटी को। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस भी एक इम्पॉर्टेंट काम है जो इंटरनल ऑडिटर को करना होता है। अगरचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शक है मैनेजमेंट पर, तो वो इन्वेस्टिगेशंस करा सकती हैं, उसमें असिस्ट करने के लिए इंटरनल ऑडिटर को यूज़ किया जा सकता है, राइट? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर एक एम्प्लॉई है कंपनी का। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस है या ओवरसी ऑफ द ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, ये एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता। ऑडिटर का काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है, राइट? तो यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये उसका एक एडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस, हर एक लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को देखना इंटरनल ऑडिटर का काम है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ उन लॉज की कंप्लायंस देखेगा जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इम्पैक्ट आए, यानी कि पेनल्टीज़ लगें। तो उसके लिए आपको कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ बुक करनी होती है, प्रोविजंस को बुक करना होता है, एक्सपेंस को बुक करना होता है। तो उस वजह से वो इंश्योर करेगा कि हर किस्म के लॉ की जो है वो कंप्लायंस हो जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पेक्ट आ रहा है। अदरवाइज़ जिस पे कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा, वो लॉ एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस इंटरनल ऑडिटर देखेगा, राइट? यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर की जो कॉमन जिम्मेदारियां हैं वो सेम है। इंटरनल ऑडिटर भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेगा, रीज़नेबल अश्योरेंस देगा, रिपोर्ट देगा, राइट? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज़ पर IFRS बने हुए या नहीं बने हुए, सो एंड सो। जो भी काम एक्सटर्नल ऑडिटर करता है वही इंटरनल ऑडिटर ने करना होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर की एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं एक इंटरनल ऑडिटर को कंपेयर टू एक्सटर्नल ऑडिटर। थैंक यू वेरी मच।